नमस्कार, मैं मदन डोगरा। हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों को एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। दिल्ली पुलिस को तलाश है नरेंद्र सैनी नाम के एक व्यक्ति की जो दिल्ली का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। देखिए, हम आपके भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए और रिपोर्ट लिखाए हुए 4 दिन, और दिल्ली पुलिस सिर्फ मुझे आश्वासन दे रही है। दिल्ली के सारे पुलिस थानों में आपकी भाई की फोटो भेजी जा चुकी है और जैसे ही कोई संबंधित जानकारी मिलती है हम तुरंत एक्शन लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत तो तब होंगी जब मेरा भाई मेरे सामने होगा। नरेंद्र की बहन शिल्पी का फोन था। अपने भाई को लेकर बहुत परेशान थी, रो रही थी और उसके दुख में पुलिस के प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी। समझ में नहीं आ रहा केस को कैसे सॉल्व करें। लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की लाचार व्यवस्था पर तो सभी नाराज होते हैं सर, और हम पुलिस वाले कोई भगवान तो नहीं जो केस हाथ में आते ही सॉल्व कर दें। पब्लिक तो यही सोचती है सर। पब्लिक क्या सोचती है हमें वो नहीं सोचना, हमें वो करना है जिसकी पब्लिक हमसे अपेक्षा करते हैं। अंडरस्टूड? सॉरी सर। सर, वायरलेस पर सूचना मिली है कि घने जंगलों के बीच किसी आदमी का कंकाल मिला है जिसे जंगली जानवर खा गए हैं। अच्छा, ये वायरलेस पे और कोई सूचना मिली है? सर, आईडी प्रूफ मिला है। आईडी प्रूफ? ये सूचना काम की हो सकती है। धीरज, जीप निकाल फास्ट। ओके सर। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई का कोई कत्ल क्यों करेगा? मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है सर। कोई गलतफहमी नहीं हुई मिस शिल्पी। ये कंकाल नरेंद्र सैनी का ही है और ये बात कंफर्म हो चुकी है। आप कंफर्म कैसे कह सकते हैं सर कि वो कंकाल मेरे भाई का है? और कंकाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन घटनास्थल से मिला ये आई कार्ड, ये सीधे सीधे आपके भाई की तरफ इशारा करता है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी क्लियर हो गया कि जिस आदमी का कंकाल वहां मिला है उसकी मौत 6 दिन पहले हुई और आपके भाई को गुम हुए भी 6 दिन ही हुए। नहीं, नहीं। तूने मेरे भाई को मार डाला, मार डाला। शिल्पी जी, आप रोकर अपने भाई की आत्मा को दुख पहुंचा रही है। संभालिए अपना और अपने भाई के बारे में कुछ बताइए। देखिए, शायद आपके बताने से कोई बात हमारे हाथ लग जाए और हम उस हत्यारे तक पहुंच सके। कैसी जानकारी इंस्पेक्टर? शिल्पी जी, बताइए कि आपका भाई किस तरह के लोगों से मिलता जुलता था? सिंपली मेरे भाई के 3 या 4 ही दोस्त थे, और जहां तक मैं जानती हूँ मेरा भाई अपने काम से काम ही रखता था। क्या आपका भाई शादीशुदा था? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे भाई पहले मेरी शादी कराना चाहते थे, उसके बाद में वो शादी करते। और आपकी शादी क्यों नहीं हुई? मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन कहीं बात बनी नहीं। देखिए, हम आपसे सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर? अफेयर?
वैसे मेरा तो किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन मेरे अफेयर से मेरे भाई के कत्ल का क्या संबंध है? शिल्पी जी, संबंध हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसी घटनाएं तब घटित होती है जब परिवार वाले दो प्रेमियों के प्रेम के बीच रोड़ा बनते हैं। खैर, आप हमें यह बताइए, क्या नरेंद्र का किसी लड़की से कोई चक्कर था? सर कोई तो बात है। शिल्पी जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, नरेंद्र भैया का एक निधि नाम की लड़की के साथ संबंध था, मगर वो तलाकशुदा है। क्या आप हमें उसका पता दे सकती है? हाँ इंस्पेक्टर, मैं आपको मैसेज करती। अच्छा शिल्पी जी, अगर जरूरत पड़ी तो जितनी बार जरूरत पड़े आप आइए इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे भैया के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, प्लीज। कौन है? मिस निधि, जी मैं ही हूँ। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन किया क्या है मैंने इंस्पेक्टर साहब? मर्डर, खून किया तूने। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं भला किसी का मर्डर क्यों करूंगी? की नहीं होगी तो कराई होगी किसी से। चल थाने, वहीं चल के सारी सच्चाई उगलेगी तू। सर प्लीज सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो तेरी वो हालत करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मैं आपको सब बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मैं सब कुछ सच बताऊंगी, प्लीज मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास ले चलिए। पुलिस के सामने तो भूत भी इंसानों की भाषा में बात करने लगते हैं सर। नरेंद्र का मर्डर कैसे हुआ? सर मैं आपको अपनी पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ। सर मुझे नहीं पता कि आप विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो ना तो मैं बदल सकती हूँ और ना आप। देखिए, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो हम आप पर भरोसा जरूर करेंगे। आप कहिए। सर मेरी शादी राजन से जरूर हुई थी, लेकिन राजन बहुत ही अत्याचारी था। मैं जितने दिन भी उसके साथ रही, उसने सिर्फ मुझ पे जुल्म ही किए। कोई और औरत होती ना तो शायद उसको मार डालती या आत्महत्या कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी ऐसा नहीं किया। जब उसके अत्याचार, उसके जुल्म मुझसे नहीं सह गए तो मैं उससे तलाक लेकर अलग हो गई। देखिए, आपके तलाक से हमें कोई मतलब नहीं है। इस मर्डर से आपका क्या ताल्लुक है वो बताइए। सर मैं वही बता रही हूँ आपको। जब राजन से मैं अलग हुई तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई घर या रूम किराए पर ले सकूं। ऐसे बुरे वक्त में मेरी मुलाकात नरेंद्र से हुई। नरेंद्र ने मुझे ढांढस बंधाया, प्यार जताया। मैं उसकी तरफ झुकने लगी सर, और मुझे उससे प्यार हो गया। फिर सर हम लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और जब उसे मन भर गया तो उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? सर एक दिन नरेंद्र ने मुझे बताया कि उसकी शादी किसी लड़की से तय हो गई है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया
समझाया कि जिससे मेरी शादी हुई जब वही मेरा नहीं रहा तो मैं नरेंद्र को क्या दोष दूं। और उसने तो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है सर। हम दोनों एक दूसरे की सहमति से अलग हो गए। ये राजन कहाँ मिलेगा? सर राजन। बैठ। थैंक यू। नरेंद्र से तेरी क्या दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। फिर उसका मर्डर क्यों किया? मैं क्यों मारूंगा उसे? देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तेरी वाइफ ने सब कुछ बक दिया है। सर मेरी वाइफ ही नहीं है। कि निधि कौन है? सर वो वाइफ थी पर अब तलाक हो चुका है हमारा। फिर निधि ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र के मर्डर में राजन का हाथ है? सर वो एक नंबर की बदतमीज औरत है और उसके बारे में सर आप मुझसे बात भी मत कीजिए। एक नंबर की लालची है वो। लालची? कैसी लालची? दौलत की लालची सर। और इसीलिए वो मुझे छोड़ के नरेंद्र के पास चली गई थी। और गुस्से में आकर तुमने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैं उसके लिए किसी का मर्डर क्यों करूंगा? फिर निधि ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र का मर्डर राजन कर सकता है? सर वो लालची औरत मुझे फंसा के बदला लेना चाहती है मुझसे। कैसा बदला? सर मैं नोट छापने की मशीन तो हूँ नहीं। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ सर, और मिडिल क्लास की ही जॉब करता हूँ, तो मुझे जितना पैसा मिलता है उसी में मुझे घर चलाना पड़ता है। पर निधि ये बात समझती नहीं थी सर। शॉपिंग करना, बड़े बड़े पार्टियों में जाना, ये सब उसके शौक थे और इसी कारण हम दोनों की बनती नहीं थी। कभी कभी तो मैं गुस्से में आके उसे मार पीट भी देता था। और सर शायद यही कारण था कि हमारा तलाक हो गया। पर सर वो मुझे फंसाना क्यों चाहती है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र का मर्डर कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। और हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें वापस बुलाया जाएगा। ठीक है सर। सर आपने उसे जाने दिया? मेरा तो पूरा शक उसी पे है सर। अशोक, सर जब कोई क्राइम करने वाला पुलिस के सामने आता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन राजन के मामले में ऐसा नहीं था। और निधि ने उसके बारे में जो कुछ भी बताया उसने भी वही बातें दोहराई, जैसे उसे मारना वगैरह वगैरह। और पुलिस के सामने डर भी रहा था, लेकिन ये डर वैसा नहीं था जैसा एक हत्यारे के चेहरे पे होता है। जी सर। और निधि के बयान में भी सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन शिल्पी तो कुछ और ही कह रही है। अब समझ में नहीं आ रहा किस पे यकीन करे और किस पे ना करे। हेलो इंस्पेक्टर, मैं नरेंद्र की बहन शिल्पी बोल रही हूँ। निधि ने कुछ बताया क्या? इस मामले में निधि बेकसूर है, उसे छोड़ दिया गया। क्या? आपके कहने पर हमने निधि को पुलिस स्टेशन में बुलवाया, उसे कड़ी पूछताछ की। राजन को भी पुलिस स्टेशन बुलवाया गया, लेकिन उसका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे भी छोड़ दिया गया। दैट्स इट। दोस्तों, शिल्पी के शक को आधार मानकर पुलिस राजन और निधि से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। पुलिस उन दोनों को बेकसूर मानकर छोड़ देती है। नरेंद्र की हत्या का केस उलझकर खत्म होने की कगार पर है। कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस इस केस को बंद कर देना चाहती है, लेकिन एक बार इंस्पेक्टर नोटियाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से निकलवाकर देखता है कि नरेंद्र के कंकाल पर जंगली जानवरों के दांतों के निशान पाए गए। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और दाहिनी बाजू पर 2.5 इंच का गोल निशान, जिसे मेडिकल रिपोर्ट में ठोस हथियार से वार किया गया लिखा गया है। बार बार इंस्पेक्टर नोटियाल की तीखी नजर जाकर उसी पर अटक जाती है और अचानक उसकी आंखें
ऐसे सिकुड़ जाती हैं जैसे कोई क्लू मिल गया हो। नरेंद्र की बॉडी को जंगली जानवर खा गए, यह समझ में आता है। और शिल्पी का ये सोचना कि उसके भाई की हत्या हुई है, यह भी समझ में आता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर है कि हत्या करके लाश जंगल में फेंकी गई है, या फिर हत्या वहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके पीछे? एक काम करो, दोनों को पकड़ लाओ, चमड़ी को धो डालो सालों की, जरूर कुछ ना कुछ उगलेंगे। यस सर। चल साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल अंदर, चल। ये चुप। क्या रे, चोरी करते करते खून करने लगे? नहीं सर, ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तूने नहीं, तुम दोनों ने। साहब मैंने भी नहीं किया साहब। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया, तूने भी कुछ नहीं किया? नहीं साहब। ठीक है अशोक सर। इन दोनों सत्यवादी की औलादों को अंदर ले जाओ और दोनों की इतनी धुनाई करो कि दोनों के चेहरे का कलर चेंज हो जाए। यस सर। चल डिटेक्शन रूम में अब तेरा सच बाहर आ। चल नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। जी शिल्पी जी, जी मैं इंस्पेक्टर नोटियाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी, आपके भाई के हत्यारे पकड़े गए। क्या आप सच कह रहे हैं? जी इसका मतलब राजन और निधि बेकसूर है? हाँ, ये दोनों बेकसूर हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप उन दरिंदों को छोड़िएगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। क्या हाल है? उतर गया सत्यवादी का भूत या और डोज चाहिए? साहब मैं इसके बहकावे में आ गया साहब। अच्छा, बहकावे में आया और मर्डर कर दिया? हाँ, क्यों मारा नरेंद्र को? साहब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर उसके साथ भाग जाने के लिए राजी हो गई थी। ये बात जब मुझे मालूम पड़ी तो मैंने इसको बताया, फिर हम दोनों ने रातों रात उसे जान से मारने का प्लान किया और उसे एक लड़की से फोन करवाकर धोखे से बुलाया और नरेंद्र वहां आया जहां आने के लिए हमने कहा था। पहला बार उसके हाथ पर लगा और टर्न किया तो तब तक इसने दूसरे हथौड़े से उसके पेट में मारा और नीचे गिर गया। फिर हम दोनों ने उसे मार डाला साहब। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरे भाई के हत्यारे? मैं उनका खून पी जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उन्हें। क्यों मारा मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? अरे दरिंदो, कम से कम इस बहन पे तो रहम किया होता। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? इंस्पेक्टर सर, फांसी की सजा दीजिएगा, ऐसे आसानी से मत छोड़िएगा। अशोक सर। दोनों का बयान दर्ज करो। यस सर। चल। शिल्पी जी, अगर आप ठीक है तो घर जा सकती हैं। इन पे तो मैं इतनी दफाएं लगाऊंगा कि इनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। थैंक यू। अशोक सर, राजन और निधि को फोन करके बता दो कि असली हत्यारे पकड़े गए।
अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी सर, अभी बता देता हूँ। और कितना रोगी शिल्पी? रो रो के अगर जान भी दे दोगी ना तो जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा। भैया की मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया निधि। अच्छे बुरे का होश ही खो बैठी हूं। तुमको भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो निधि। बस करो। और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? और तुमने जो किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती। नहीं निधि, मत रोको मुझे, बोल लेने दो मुझे। मैं सोचती थी तुम्हारे भैया के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, मैं गलत थी। असल में भैया किसी और से मिलने जाते थे। कोई बात नहीं, ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। तुमसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो। तुम्हें मुझ पे और राजन पर शक कैसे हुआ? नहीं निधि, मैं गलत थी। मुझे लगा तुम दोनों का तलाक मेरे भैया की वजह से हुआ है। कहीं तुम दोनों ही तो मेरे भैया की जान के दुश्मन तो नहीं बन बैठे। लेकिन नहीं, असली हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। उनको सजा भी हो चुकी है। अब बस यही बात का चोटती है कि मेरी वजह से तुम दोनों को पुलिस का टॉर्चर झेलना पड़ा। एक बात कहूं, मानोगी? मानने वाली होगी तो जरूर मानूंगी। तुम और राजन फिर से एक हो जाओ। ये कभी नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती कि राजन एक दुष्ट किस्म का इंसान है। वो अक्सर मुझे मारता पीटता रहता था, इसलिए मैं उससे अलग हुई हूं। तुम नहीं जानती निधि, एक औरत को हमेशा एक मर्द के सहारे की जरूरत होती है, फिर वो सहारा एक भाई का ही क्यों ना हो। अकेली औरत कितनी असुरक्षित है, ये भैया के जाने के बाद में मुझे इसका एहसास हुआ। ठीक है, मैं सोचूंगी। सोचो नहीं निधि, चलो तुम दोनों एक हो जाओगे तो मैं समझूंगी मेरे पापा का प्रायश्चित पूरा हो गया। प्रायश्चित? हाँ, प्रायश्चित। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी निकल जाओ तुम यहाँ से। मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। अब इतनी बुरी भी नहीं हो कि तुम मेरी सूरत से नफरत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया तो धक्का मार के तुमको यहाँ से निकाल दूंगा मैं, समझी? हाँ, तो मैं भी तलवे चाटने नहीं आई हूँ और नहीं आना चाहती थी। वो तो शिल्पी ने कहा, इसलिए उसकी बात मानकर मैं। कौन शिल्पी? तुम मेरे घर? हाँ भैया। भैया, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे, मुझसे या निधि से भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे माफ ना किया जाए। मैंने आप दोनों पर नरेंद्र भैया की हत्या का शक किया। मैं यहाँ पर अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। नरेंद्र भैया तो अब नहीं रहे, उनकी कमी तो जिंदगी भर खलेगी। क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? अभी तक तो तुम मुझे भैया ही कह रही हो। तो इस बहन की एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। कोर्ट से तलाक की अर्जी वापस ले लीजिए,
प्लीज। लेकिन इनसे कह दो कि मुझे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर ये मारेंगे तो ननद भाभी मिलकर इनकी कुटाई कर देंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप दोनों साथ में हैं। और सबसे ज्यादा तो इस बात की खुशी है कि मुझे एक भाई मिल गया और भाभी भी। शिल्पी तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा भैया अब चलती हूँ। फिलहाल अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। फिलहाल तो अभी पुलिस स्टेशन कॉल करना है। अभी कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं भैया, बाकी तो कुछ नहीं है। बस ये जानकारी लेनी थी कोर्ट ने उन हत्यारों को क्या सजा सुनाई। चलती हूँ भैया, अपना ख्याल रखना। तुम भी। आज शिल्पी की वजह से ही हम दोनों फिर से एक हो गए, पर उसका ध्यान अब भी पुलिस स्टेशन और कोर्ट पर ही है, जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती है। कल नरेंद्र के केस की कोर्ट में सुनवाई है। हमने फाइल तैयार कर दी है, कल दोनों को कोर्ट में पेश करना है। नरेंद्र की बहन ने निधि और राजन के बीच समझौता करा दिया सर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? लैंडलाइन पर फोन आया था सर आपसे बात करने के लिए। आप बाहर गए थे तो मैंने बात की। चलो, ये काम उसने अच्छा किया। वैसे दोनों है कहाँ? वहीं सर जहाँ पहले रहते थे, अब साथ में रहने लगे हैं। नरेंद्र की बहन ने तो ये भी बताया कि 1-2 दिन में कोर्ट से तलाक की अर्जी भी वापस लेने वाले हैं। चलो, अब किसी का उजड़ा घर बस जाए तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, ये नरेंद्र के केस की फाइल वापस निकालो। सर वो केस तो क्लोज हो चुका है। हाँ जानता हूं, लेकिन ऐसे ही देखना चाहता था। ओके सर। इसे संजोग कहा जाए या समय का चक्र, जिस दिन राजन और निधि हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी दिन अदालत में नरेंद्र के कातिलों की पेशी होनी है। इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर नोटियाल के माध्यम से शिल्पी को हो जाती है। शिल्पी अदालत जाने की बजाय राजन और निधि को विदा करने के लिए उनके घर जाती है। तो शहर छोड़ के भागा जा रहा है। हम शहर छोड़ क्यों भागेंगे? हाँ भैया भाभी शहर छोड़ के क्यों भागेंगे? भैया भाभी तो रिश्ता भी बना दिया तुमने। शायद तुम जानती नहीं तुम्हारे इस भैया भाभी ने किया क्या है। क्या किया है? मर्डर। क्या? खून किया इन दोनों ने। किसका? तुम्हारे भाई नरेंद्र का। अरेस्ट देम। एक मिनट, रुको रुको रुको। इंस्पेक्टर साहब, जब हमने कोई खून किया ही नहीं है तो हमें फिर से अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? तू यही सोच रहा होगा ना कि एक बार तुझे छोड़ने के बाद मैंने वापस क्यों गिरफ्तार किया। क्या करूं, ये शक का कीड़ा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, और छोड़ेगा भी कैसे। नरेंद्र की खून की कोई और वजह भी तो नहीं थी जो शक किसी और पे जाता। मैंने तेरे पीछे अपने 2 खबरी लगा दिए थे जो 24 घंटे तेरी निगरानी रखे हुए थे, जिसकी तुझे खबर नहीं थी। फिर मैंने एक दूसरा ड्रामा रचा, 2 आदमियों को पकड़कर उन्हें नरेंद्र के खून के इल्जाम में अंदर कर दिया, जबकि वे नॉर्मल से छोटे मोटे पॉकेट मार थे। महीने 15 दिन में छूट जाएंगे, लेकिन उससे मुझे काफी सहायता मिली। मर्डर वेपन ले आओ। यस सर। आप मुझे फंसाना चाहते हो?
बेटा मैं इतने शातिर दिमाग वाले को फंसाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं। सर इस अखबार को तो पहचाने गए होगे। नहीं, ये क्या है? कोई बात नहीं। इस हथौड़े को ये क्या मिला आपको? याद कर, जब तू इस हथौड़े को छोड़ के वहां से जा रहा था, तब सामने आने वाले आदमी से तू टकराया था। और जहां तूने हथौड़ा फेंका था, उस समय तो आदमी वहां से चला गया था, लेकिन तेरे जाने के बाद वो आदमी वापस वहां आया था। सॉरी। देख बेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो गया है कि इस हथौड़े पर तेरी ही उंगलियों के निशान हैं। अब तू सीधे सीधे सच बोलेगा या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? हाँ सर, ये खून मैंने ही किया। मेरे जीते जी मेरी वाइफ किसी और के बाहों में झूला झूले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर। लेकिन तुम दोनों तो तलाक ले चुके हो। नहीं सर, तलाक के लिए अर्जी दाखिल किया था, तलाक हुआ नहीं था हमारा। चलो मान लिया, लेकिन तलाक लेने के बाद निधि तुमसे अलग तो हो ही जाती। नरेंद्र का ही तो सारा लफड़ा था सर, उसी ने निधि को बरगलाया था और इसलिए निधि मुझे छोड़ के उसके पास चली गई थी। और वो उसे किराए का कमरा भी दिया था और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करता था वो। पर एक दिन अचानक निधि नरेंद्र को छोड़ के मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि प्लीज राजन, इतने कठोर मत बनो, मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। है नहीं थी, अब मेरी कुछ नहीं लगती है तू, निकल जा मेरे घर से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन कल का अखबार जरूर देख लेना, उसमें मेरी मौत की खबर छपी होगी। एक शर्त पे तुम मेरे साथ रह सकती हो। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे। नरेंद्र की हत्या। अगर तुझे मंजूर है तो रुक, वरना दरवाजा खुला है। उधर से रिश्ता तोड़कर आई हूं, यहां से भी चली गई तो कहां जाऊंगी? इसकी बात मानने में ही भलाई है। ठीक है, इसकी वाइफ को ले आओ। यस सर। नरेंद्र के मर्डर में तेरी वाइफ भी तो शामिल है। इस कत्ल की असली वजह तो वही है। कमीनी, मेरे भाई को खा गई, मैं तेरा गला दबा दूंगी।
आप शांत रहिए, इसको सजा कानून देगा। चल शुरू हो जा। मेरी शर्ट मारने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था और इसने हाँ कर दी। और फिर उसी रात हम लोगों ने नरेंद्र को मारने का प्लान कर लिया था और प्लान को 3 दिन बाद अंजाम देने का निर्णय लिया हम लोगों ने। और फिर मैं मार्केट गया और वहाँ से हथौड़ा खरीद के ले आया। निधि ने और मैंने नरेंद्र से फ़ोन पे बातचीत की और हमने उसे घूमने के लिए राज़ी कर लिया। कितने दिनों से तुम लोगों को बोल रहा हूँ यार, कहीं बाहर चलते हैं, पिकनिक एंड ऑल, थोड़ा एंजॉय करते हैं। फाइनली हम लोग आज आ गए। सही कहा तुमने, साथ में कितना मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल मजा तो आएगा ना। ब्यूटीफुल निधि। एक मिनट, क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे यार तू भी ना कहीं भी शुरू हो जाता। चल प्लीज जल्दी यार। चलो मैं आता हूँ। या श्योर, प्लीज कम। अरे ये कहीं भी चला जाता है ना। ये तुम्हें थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है कभी कभी? चलो ऐसे लोग भी होने चाहिए लाइफ में, थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है। जैसे तुम मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ में कितनी सारी एक्साइटमेंट बनी रहती है ना। अच्छा, लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं है? पता नहीं, कहाँ रह गया? हमेशा ऐसे ही करता है। यू हैव हिज नंबर ना, कॉल करो एक बार। कितना टाइम हो गया ना। पकड़ इसका, पकड़ इसका दे दे। पकड़ पकड़ इसे। मर गया, खिलाफ फतह। ये क्या कर रहे हो? थोड़ा बैग में डाल रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? इसे यहीं फेंक दो वरना हम पकड़े जाएंगे। बेवकूफ, अगर यहाँ फेंक दिया तो जरूर पकड़े जाएंगे हम। और तुम्हें पता है, अगर ये हथौड़ा पुलिस के हाथों लग गया तो हमारे फिंगरप्रिंट्स उनके पास आ जाएंगे और उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा हम तक पहुँचने में। चलो जल्दी चलो यहाँ से। अब इसे यहाँ झाड़ियों में फेंक दो, इसे जानवर खा जाएंगे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। जिंदगी में पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। चलो जल्दी चलो यहाँ से, इसको उठाओ। और देखो, अभी हम दोनों को एक साथ नहीं रहना है वरना पुलिस को शक हो जाएगा हम पर, और मामला शांत होते ही हम दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है? पापी हत्यारे, मैं तुझे निर्दोष जानकर तुझसे माफी मांगती रही और तुमने क्या किया? मेरे विश्वास का गला घोट दिया। और तू इस सुंदर से चेहरे के पीछे छिपी हुई नागिन, जी तो करता है मैं तेरा गला दबा दूं। आप शांत रहिए, इसके कर्मों की सजा से कानून देगा। कैसे? इन दोनों ने मेरे भैया का खून किया है और मैं बेवकूफ इन दोनों को अपना भाई भाभी मानती रही। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को छोड़िएगा नहीं, जहर मिला दीजिए इन दोनों को। शिल्पी जी आप धीरज रखिए और कानून पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन प्यार में सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र के साथ जैसा हादसा हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं
जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान